सभी का स्वागत है। और हम लोग एक सीरीज स्टार्ट की थी हम लोगों ने, एंशिएंट इंडिया में पढ़ा रही थी। कई सारे टॉपिक आपके पूरे करा दिए हैं, जिनमें से 2-3 को हमने टेस्ट के फॉर्म में क्वेश्चंस बना के भी मैंने डलवा दिया था। और अब इस सैटरडे को कोशिश करती हूँ उनमें से 2 टेस्ट में अपना, वैसे तो आपके साथ साथ पता चल जाता होगा आप लोगों को कितने ठीक है कितने गलत, पर एक्सप्लेनेशन के साथ मैं 2 करा दूंगी। मैंने वैदिक काल और महाजनपद ये 2 टेस्ट डलवाए थे, शायद बौद्ध धर्म वाला भी आज डल जाएगा पेपर, तो इन दोनों को करा के फिर जो अगला सैटरडे आएगा उसमें बौद्ध और एक और तब तक मौर्यों वाला भी तैयार करवा दूंगी, वो हम कर लेंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे एक ऐसा टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है। और कल मैंने स्टार्ट करवा दिया था वो टॉपिक, लेकिन कल वाले क्लास में से नोट्स नहीं बन पाए होंगे, क्योंकि कल मैंने कहानियों के फॉर्म में सारी चीजें सिखाई थी। नोट्स किस चीज के बनाने हैं? जो चीजें मैं खुद पहले से लिख के रखती हूँ ना, ताकि तुम्हें रिवाइज करा सकूं। अगर किसी दिन मैं कोई भी बोर्ड पे चीज रिवाइज नहीं कराती तो उस दिन सिर्फ सुनने का मैटर मिलेगा। जिस दिन मैं, जैसे मैंने 5-6 पेजेस लिखे हुए हैं, इनके नोट्स बनेंगे। लिखे मैंने कल भी थे, लेकिन कल टाइम कम था क्योंकि कल परिमल सर ने लंबी क्लास ले ली, इसीलिए वो क्लास नहीं हो पाई थी रिवीजन वाली। जिस चीज को मैं रिवाइज कराती हूँ ना, उसको नोट्स की फॉर्म में लिखना। बाकी अपना ध्यान पूरा रखना, जो मैं कहानियां सुनाती हूँ किससे सुनाती हूँ, ये कहानी किससे हेल्प करते हैं हिस्ट्री को एज इट इज लर्न रखने में, वरना चीजें टाइम बीतने पर भूल जाते हैं। तो इन चीजों को समझते चलना, सीखते चलना, और जो मैं रिवाइज कराऊँ अपने आप, जो पहले से लिखा हुआ मैं रिवाइज कराती हूँ, उसको नोट्स के फॉर्म में बनाना। ठीक है, चलिए कल हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था एक ऐसा वंश जो कि इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, जिसका नाम है मौर्य वंश। ये मौर्य वंश क्यों इंपॉर्टेंट है? इस मौर्य वंश की इंपॉर्टेंस इस बात से समझ लो कि इंडिया का पहला प्रतापी वंश है। वो वंश जिसने इंडिया पे राज किया, वो राजा जिसने इंडिया के ऊपर राज किया। अब तक इंडिया में कोई इंडिया का राजा नहीं हुआ था। हुए थे महाजनपदों के राजा, हुए थे छोटे मोटे राजा। 16 महाजनपद में भी कोई भारत पे राज करने वाला थोड़ी था। हाँ, मगध ने थोड़ी प्रोग्रेस की थी, क्योंकि मगध ने अपने आसपास के 5-6 को, अपने ही सर्कल को अपने हिस्से में मिला लिया था। और आपको फॉर्मूला याद होगा, ह शी न, हरियंक वंश, शुनाग वंश, नंद वंश। कल मैंने कहानियां सुनाई थी कैसे नंद वंश के अंतिम सम्राट, जिनका नाम था धनानंद, उनको एक सपना दिखाने की कोशिश की थी बहुत बड़े गुरु ने, जिनकी सब इज्जत करते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े एक तो ब्राह्मण कुल को बिलोंग करते थे, ऊपर से देश के लिए बहुत काम किया। चाणक्य की बात हो रही है, और कैसे चाणक्य जो तक्षशिला के एक टीचर थे, ब्राह्मण जाति को बिलोंग करने वाले, कैसे रास्ता कवर करते, नदी नाले पहाड़ जंगल क्रॉस करते करते, और आते हैं मगध के राजा के पास कि कुछ ऐसा करो, तुम्हारे पास बड़ी सेना है, संसाधन है, कि हम लोगों के ऊपर ये दुनिया में जो राज करने की कोशिश कर रहा है सिकंदर महान, ये इंडिया तक ना पहुंचे। लेकिन मगध के राजा ने क्या किया? बिलासी राजा था और शराबी राजा था, सुना नहीं इतने बड़े टीचर की बात को, और उनकी बेइज्जती और की, उनको लात मार के नीचे गिरा दिया। उनका जो नक्शा बना के लाए थे, कितना बेहतरीन सपना उन्होंने दिखाया था, लेकिन उसकी कोई कद्र न करते हुए वो नक्शा फाड़ दिया और बेइज्जत करके चाणक्य को वहां से निकाल दिया। लेकिन कहते हैं, ये कहावत है कि एक टीचर जहां समाज का बहुत ज्यादा विकास कर सकता है, वहीं वो किसी भी चीज का विध्वंस भी कर सकता है। इसका जीता जाता एग्जाम्पल आपके सामने है चाणक्य, जिन्होंने वापसी के रास्ते में ही एक लड़का देखा, ऑब्जर्व किया, और लगा कि ये बनेगा भारत का राजा, और ये खत्म करेगा धनानंद के पूरे जो इसका ये गड़बड़ का जाल इसने फैला दिया। और वो लड़के को पकड़ के ले गए, जिसके ना कुल का पता था, ना ये पता था कि पिताजी कौन है, लेकिन ये कह के एडमिशन दिलवा दिया कि ये क्षत्रियों का बेटा है। 16 साल में एडमिशन मिलता था। महात्मा वाले बच्चे का मैसेज था कि मैम आप पहले तो 15 साल कह रहे थे, ये 2 अलग बातें हैं। अगर बौद्ध संघ की एंट्री की एज आ जाए तो फिर 15 साल टिक करना, और अगर यूनिवर्सिटी आ जाए तक्षशिला तो 16 साल टिक करना। 2 अलग बातें हैं, इनको दिमाग में मिक्स मत करना। अब ये 15 साल वाला कॉन्सेप्ट अलग है, ये महात्मा बुद्ध स्कूल की एंट्री थी, और 16 साल वाली एंट्री है तक्षशिला यूनिवर्सिटी की, जहां से टीचर बिलोंग करते हैं चाणक्य, जो बाद में पहले प्रधानमंत्री बड़े राजा के भी बनेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के। 8 साल इसको पढ़ा लिखा के लायक बनाया, राजा होने के सारे गुण इसमें भर दिए, और फाइनली एक छोटी सी सेना करके बना के 5000 आदमियों की। और इन्होंने गलती की, क्योंकि उस छोटी सी सेना को लेके ये सुबह होने से पहले मगध पे टूट पड़े। लेकिन 5000 की छोटी सेना लाखों के सामने कहां टिकनी थी, और कहते हैं सूरज निकलते निकलते ही इनकी सेना हार गई, और किसी तरह जान बचा के भागे चाणक्य भी और चंद्रगुप्त मौर्य भी। ये समझदारी होती है, उनके सामने आके मरना जरूरी नहीं था, क्योंकि अगर अपने ड्रीम्स पूरे करने थे तो फिर से दोबारा से इकट्ठा होना था, जैसा महाराणा प्रताप ने भी किया था जब अकबर ने सेना भेजी थी हल्दी घाटी के युद्ध में। तो समझदारी ये नहीं होती कि सामने जाके मर जाओ, समझदारी होती है कि हम अगर हारने की कंडीशन पे हैं तो अपनी जान बचाएं, फिर से इकट्ठे हों, फिर से सेना का संगठन करें, फिर से अच्छी तरीके से सब कुछ तैयारी प्रैक्टिस करके वापस आए कुछ साल बाद। सेम काम किया चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने। कल मैंने बताया था कैसे एक वो बूढ़ी अम्मा का जो उदाहरण था अपने पोते को जो उन्होंने दिया कि तूने वही मूर्खता कर दी जो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने की। चाणक्य के सामने ही बात कह रही थी, और चाणक्य को अपनी गलती का आभास हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य वापस गए, एक छोटी सेना जो 5000 की थी वो और कम हो गई थी, वापस से काम करके अपनी सेना बढ़ाई, पंजाब का इलाका पहले छीना जो वहां यूनानी शासक था उससे, और फिर वहां से सेना बढ़ा के लंबे टाइम तक इकट्ठे करते रहे, संसाधन बढ़ाते रहे, और फाइनली जाके 315 ईसा पूर्व में अटैक किया। 322 का बना राजा है चंद्रगुप्त मौर्य, और अटैक कर रहा है 315 में। इसी साल में धनानंद का नाश हुआ, उसका वंश खत्म हुआ, और अब मगध पे बड़ा राजा जो राज करेगा वो है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के पास संसाधन लगातार बढ़ते गए, और फिर 10 साल बाद 305 ईसा पूर्व में इसने यूनान का जो सिकंदर महान का आदमी था सेल्यूकस निकेटर, उसके ऊपर अटैक कर दिया। उससे हेरात, कंधार, काबुल और बलूचिस्तान यानी आज का पाकिस्तान और अफगानिस्तान का हिस्सा छीन लिया, या कह लो संधि से अपने नाम कर लिया। बदले में 500 हाथी दे दिए। हाथी इसके लिए कोई बड़ी बात थी ही नहीं, क्योंकि अवंती का जंगल इसके पास था, मगध का जंगल, पूरा भारत का इतना बड़ा जंगल, इतने हाथी थे। और हाथियों का क्या है, 500 दे दिए, वो छोटे छोटे हाथी 2-4 साल में फिर से हाथी बन जाएंगे, फिर अगली उनकी जनरेशन चल पड़ेगी। कोई नुकसान नहीं था इसमें, ये कोई सोना थोड़ी है कि गया तो गया। हाथी थे, अगली पीढ़ियां फिर आती रही, हाथियों के तैयार होते रहे।
गए। तो 500 हाथियों के बदले में 4 इलाके मिल गए। उसका जो डर था भाई अटैक ना कर दे वो चला गया। अपनी बेटी की शादी, कार्नेलिया की शादी, हेलेना की शादी कर गया चंद्रगुप्त मौर्य से। वैवाहिक संबंध हो गया, अब तो और दिक्कत कम हो गई है। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य बिल्कुल फ्री हो गया और इसने खूब काम किया। और चंद्रगुप्त मौर्य को जो आदमी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वो है चाणक्य। चाणक्य ने ही वो जितनी बातें कही वो सब चंद्रगुप्त मौर्य ने मानी, क्योंकि इन्होंने ये मान लिया था कि गुरु से ऊपर कुछ नहीं है। और गुरु ने भी ठान लिया था कि मुझे अपने, देखो कहां से पकड़ा था याद होगा ना, कोई जिसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, अगर वहीं रहते चंद्रगुप्त मौर्य तो हो सकता है कहीं हिस्ट्री में नाम भी ना आता। ऐसे कितने ही तो लड़के थे, लेकिन उस लड़के को इन्होंने तराश के हीरा बना दिया। आज मैं और आप इसके बारे में पढ़ रहे हैं, इसके ऊपर क्लासेस चल रही हैं। तो हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट पात्र बनाया है इस गुरु ने, जिनका नाम था चाणक्य। बचपन में इनका नाम चाणक्य नहीं था, इनके पिताजी थे चणक, जिस कारण इनका नाम पड़ा चाणक्य। इनके बचपन का नाम था अजय, यानी जिसके ऊपर कोई विजय हासिल ना कर पाए। और विष्णुगुप्त बताया था मैंने, लेकिन फेमस हुए बाद में जाके ये चाणक्य के नाम से। कुटिल नीतियां बनाते थे, जैसे तैसे भारत का नुकसान नहीं होने देना, कौटिल्य कहलाए। इन्हीं को कहते हैं भारत का मैकियावेली। तो एक बहुत बड़े टीचर ने पूरा भारत बना के रख दिया। चंद्रगुप्त मौर्य धीरे धीरे अमीर होता गया, संसाधन खूब थे, राजा के बहुत सारा टैक्स मिलता, लगातार ग्रोथ 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 करते करते एक ऐसा टाइम आया, कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख की सेना थी। आप खुद सोचो, जिसकी सेना में 6 लाख आदमी है, उसकी जनता कितनी होगी, और इतनी जनता है तो कितना पैसा कमाते होंगे, कितने संसाधन होंगे इनके पास। कहीं कहीं लिखा, ये हमें नहीं पता, ये विदेशियों ने लिखा। विदेशी बहुत सारे लोग थे ना, यूनानी इतिहासकार, उन्होंने लिखी है ये बातें, हमें तो बाद में पता चला। कई ने लिखा कि इसके पास 1 लाख की सेना थी। कुछ भी रहा हो, इतनी बड़ी सेना अपने आप में ये दिखाती है। आप जानते होंगे ना, सेना का खर्चा मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है, और किसी भी राजा के लिए, ये तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भी औकात नहीं थी सेना रखने की। वो हमारे यहाँ पे हमारे राजाओं के पैसे पे सेना रखती थी। सहायक संधि अगर तुमने पढ़ी हो 8वीं 9वीं में, ये उस टाइम में 6 लाख की सेना मेंटेन करता था। भारत का पहला राजा है ये। 6 लाख की सेना के कारण इनका नाम पड़ गया सेंड्रोकोट्स, और 1 लाख की सेना के कारण ये कहलाए एंड्रोकोट्स। तो ये इनके नाम हैं, ये हमने नहीं दिए, ये यूनानी इतिहासकारों ने लिखा है, और हमें तो पता भी नहीं था। ये उनको ही पता होगा कि ये कौन थे। बहुत बाद में एक आदमी था जिसका नाम था विलियम जोन्स। विलियम जोन्स, ये वही विलियम जोन्स हैं जिन्होंने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना भी की थी। एशियाटिक सोसाइटी ये बनाई थी इन्होंने कलकत्ता में। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करने वाले विलियम जोन्स ने वो किताबें पढ़ी यूनानी ग्रंथ, और कहा ये तो इंडिया के राजा के बारे में बात कर रहे हैं। नाम ऐसा रखा है कि हमें पता ही ना चले, लेकिन इन्होंने बता दिया कि ये नाम इंडिया के चंद्रगुप्त मौर्य का है, जिसके पास 6 लाख की 1 लाख से एंड्रो, ए से 1 बनता है, और 6 से सेंड्रोकोट्स है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये किसने कहा है ये भी पूछ लेते हैं। सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स ये अलग अलग इतिहासकारों ने कहा है। स्ट्रैबो नाम के आदमी ने, स्ट्रैबो स से सेंड्रो है ना, तो स्ट्रैबो नाम के आदमी ने इसका साथ दिया जस्टिन नाम के एक इतिहासकार ने। तो स्ट्रैबो और जस्टिन ने सेंड्रोकोट्स कहा 6 लाख की सेना, और एंड्रोकोट्स जो कहा है वो प्लूटार्क ने कहा है। प्लूटार्क, तो जो स वाला है वो सेंड्रो कह रहा है, बाकी जो बच गया प्लूटार्क, और एरियन भी इसी का नाम है, ए से याद कर लेना, एरियन। एंड्रोकोट्स कहा एरियन ने, और सेंड्रोकोट्स कहा स्ट्रैबो ने। स्ट्रैबो का साथी है जस्टिन, और एंड्रो कहने वाले एरियन का साथी है प्लूटार्क। ये मैंने नोट्स में बनाया हुआ है, अभी सिर्फ सुन और समझ लो, ठीक है। तो विलियम जोन्स ने हमें ये बताया, और हमें पता चल गया कि कितना बड़ा राजा था उस टाइम पे। ये मत सोचना कि इंडिया खाली पड़ा था, इंडिया में छोटे छोटे ढेरों राजा थे। इसको जो मिली प्रॉपर्टी वो मगध से लेके अफगानिस्तान तक का इलाका मिल गया। लेकिन उस टाइम जो छोटे मोटे बहुत छोटे छोटे राजा थे, इन सबके ऊपर तो इसको विजय हासिल करनी पड़ी ना, तो अपनी सेना भेजता। 6 लाख की सेना, लाख की सेना जहां जाएगी रौंद देगी पूरे इलाके को, और राजा अगर नहीं मानेगा अपने एरिया देने के लिए तो उसकी प्रजा को और उसकी सेना को मरना पड़ेगा। कहते हैं इसने लाखों लोग मारे, लाखों लोगों को मार के, और फिर उनके हिस्सों को इन्होंने अपने हिस्से में मिला लिया, और ऐसे करके ये भारत, बहुत बड़ा पहला अखंड भारत का जो सपना देखा था चाणक्य ने, वो पूरा कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसने 6 लाख सैनिकों को लेकर, इमेजिन करो कितने बच्चों को, औरतों को, आदमियों को, जनता को मारा होगा, क्योंकि ऐसे ही कोई एकदम से हार नहीं मानता। हर कोई चाहता है कि मैं, आज हमें पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य बहुत बड़ा आदमी था, तब के राजाओं के लिए बड़ा थोड़ी था, तब तो सोचते कि लड़ेंगे। याद है अपना पोरस ने कहां हार मानी थी, सिकंदर से लड़ा था। ऐसे ये लोग भी लड़ते थे, और इस लड़ाई में लाखों लोग मारे गए। फाइनली जाके एक बड़ा राजा बन गया चंद्रगुप्त मौर्य। ढेर पैसा, ढेर सेना, बहुत बड़ा इलाका, लेकिन टाइम बहुत अच्छा कट रहा था। फाइनली जाके एक ऐसा, अपने कहीं ना कहीं कर्मों का अंत तो इंसान को भुगतना पड़ता है। जब ये राजा है तो प्रजा की केयर करना राजा की जिम्मेदारी है। स्टार्टिंग में राजा को होना पड़ता है स्ट्रिक्ट, लेकिन फिर बाद में जाके तो उसकी जिम्मेदारी है ना राजा, कि भाई मेरी प्रजा जो है खुश रहे, वो हमेशा परेशानियों से बची रहे। इसके टाइम में जब ये राजा है चंद्रगुप्त, इसका लक देखो लास्ट में आके क्या हुआ, अकाल पड़ना स्टार्ट हो गया। अकाल से कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 साल 2 साल राजा चला लेगा, लेकिन ये अकाल 12 साल तक पड़ा रहा, 12 वर्ष तक सूखा पड़ा रहा। आज आपके पास ढेरों साधन है, आपको अगर गेहूं नहीं है तो आप ब्रेड खा लेंगे, आप कुछ भी खा लेंगे, लेकिन तब सिर्फ खेती पर डिपेंड थी जनता, और खेती डिपेंड करती थी बारिश पर या वर्षा पर। 12 साल तक बारिश नहीं हुई। 1 साल सूखा पड़ा, कोई बात नहीं, लोगों के घर में इतना था कि चल जाएगा। दूसरे साल, तीसरे, घर की चीजें खत्म हो गई, राजा ने मदद की। जैसे देखा ना हमारे यहाँ पे भी, देखो तुम्हारे सामने कितना अच्छा एग्जांपल है। इस कोरोना के टाइम में भारत सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सब लोग तो काम कर रहे हैं। ये अलग बात है कि वो उतना काम नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी देखो फ्री में खाना बंट रहा है। कितनी सारी एनजीओज हैं जो फ्री में पैक्ड फूड बांट रही हैं। कितनी, आपने देखा होगा ना टीवी और इन सब में, कुछ लोग तो अभी भी काम कर रहे हैं, सरकार भी काम कर रही है। तब राजा को भी काम करना होता था, और जब भी ऐसी परेशानियां आती तो राजा अपने बहुत बड़े भंडार गृह राजा के पास था, इसमें से बैलगाड़ियां भर भर के अनाज और ये सब
चीजें जनता में बंटवाता था। लेकिन राजा के पास भी कितना था, 1 साल 2 साल 4 साल राजा काट देगा, 12 साल थोड़ी राजा ने इकट्ठा करके रखा था कि 12 साल तक मेरी प्रजा खा लेगी। तो लगातार क्या हुआ, 2-4 साल निकले और 12 साल निकलने तो मौत हो जाने थे। धीरे धीरे करके जनता भूख से मरने लगी, जानवर मरने लगे, सूखा चारों तरफ, पूरी तरह से लोग बदहाल, परेशान, घर में खाना खत्म हो गया, बाहर जा रहे हैं तो भी कुछ नहीं। जैसे पूरे इसके साम्राज्य में ना कुत्ते, गाय, भैंस, जो भी जानवर थे, इंसानों के कंकाल नजर आने लगे, सारे पेड़ सूख गए, हर तरफ डेड बॉडीज, बुरा हाल मच गया, भूख से जनता मरने लगी। और इसको ये देख के अपने आप मन में हुआ कि यार मैंने इन लोगों से इतना टैक्स लिया, ये एक तरह से मेरी प्रजा मेरे बच्चे के समान ही तो है, और कैसे एक बाप अपने बच्चे को मरता हुआ देखे, तो इसके दिमाग में आया कि कुछ ना कुछ करवाना पड़ेगा। इसने उस टाइम में जो देश में ज्ञानी लोग थे ना, उन सबको बुलाया जो उस टाइम में बहुत ज्ञान रखते थे, जिनको समझ थी, और एक तरह की इसने ये मान लो परिषद बुलाई, काउंसिल। उसमें हिंदू जो उस टाइम पे धर्म रहा होगा, पुराना वैदिक कल्चर के लोग आए जो उसको भी फॉलो कर रहे थे, कुछ लोग आए जो जैन धर्म को मानते थे, कुछ बौद्ध धर्म को, और फिर इसने बुला के सभा में कहा कि भाई आप लोग ज्ञानी टाइप के लोग हैं, आप कुछ भी कीजिए, मेरी प्रजा को इससे बचा लो। तो वहां पे कहते हैं संगोष्ठी हुई, इसने कहा यज्ञ करवा लो, कुछ भी जो कहोगे मैं करूंगा, मैं कितना ही पैसा खर्च कर दूंगा, बस किसी तरह ये जो एक खराब जाल में मेरी प्रजा फंस गई ना, इससे निकाल लो, बारिश हो जाए, मेरी जनता भूखी ना मरे, क्योंकि मेरे लिए बच्चे के समान है। तो वहां पे एक आदमी बैठा था जिसका नाम था भद्रबाहु। भद्रबाहु जैन मुनि है, दक्षिण भारत का जैन, बहुत बड़ा ये मान लीजिए कि टीचर है ये जैन धर्म का। तो इसने खड़े होकर कहा कि राजन, ये जो प्रजा भुगत रही है ना, ये तुम्हारे कारण है, और जब तक तुम यहाँ रहोगे ये प्रजा ऐसे ही तुम्हारी आंखों के सामने मरती जाएगी। तो राजा ने कहा मेरी क्या गलती है, मैंने तो देखो 12 साल हर साल मदद की है, मेरा राजकोष खाली हो गया, मैंने जनता का जितना बन पड़ा उतना कर दिया, अब मेरे बस की नहीं है और करना, इसलिए मैंने आप लोगों को बुलाया, मेरी गलती बताओ। तो भद्रबाहु ने कहा तुझे याद है तूने कितने लाखों लोगों को मारा है, कितने लाखों लोगों का नरसंहार किया, कितने बच्चे रोते बिलखते, कितनी औरतें तूने दिन दहाड़े मार दिए, क्यों? क्योंकि तुझे बड़ा राजा बनना था। ये सब उसी का कहीं ना कहीं प्रभाव है, और जब तक तू रहेगा इस धरती पे यहाँ, तब तक तेरे राज में कभी भी बरकत नहीं आएगी। जब ये बात सुनी इसने, तो चंद्रगुप्त मौर्य को अपनी पुरानी वो सारी चीजें, पुरानी वो सारी गलतियां याद आई, और चंद्रगुप्त मौर्य को लगा कि हो सकता है मेरे ही कारण, मेरे ही कर्मों की सजा ये लोग भुगत रहे हो। तो चंद्रगुप्त ने कहा मैं क्या करूं? भद्रबाहु ने कहा तू इस इलाके को छोड़ के चला जा और देखना कैसे ये इलाका अपने आप फलेगा फूलेगा। तो भद्रबाहु की बात मानी और कहा मैं कहां जाऊं? तो भद्रबाहु ने कहा मेरे साथ चल दक्षिण की तरफ। तो भद्रबाहु जैन मुनि थे। चंद्रगुप्त मौर्य इतना बड़ा राजा, कम से कम राजा को तो मरना नहीं था, अगर कितना ही सूखा पड़ता राजा तो आराम से बैठ के खाता ना, लेकिन अपने जनता के फेवर के लिए इसने वो राजसी वस्त्र त्यागे, सब कुछ त्यागा, सब कुछ छोड़ छाड़ के चल पड़ा दक्षिण की तरफ, पैदल पैदल चलते गए। भद्रबाहु दक्षिण में पहुंचा और इसको कर्नाटक के पास एक जगह थी श्रवणबेलगोला, यहाँ ले जाके कहा भाई अब तू अपने देख, मैं गुरु बेशक हूं, मैंने तुझे रास्ता दिखाया, लेकिन कर्मों की सजा तुझे भुगतनी पड़ेगी और अकेले, क्योंकि कर्म तूने किए हैं। श्रवणबेलगोला में कहा अब तू यहाँ रहे तो करूं क्या? तो अपने शरीर का त्याग कर, कैसे? भूखा प्यासा रहकर, अपने शरीर को कष्ट दे, परेशान कर अपने शरीर को, बिल्कुल पानी मत पी, भूख लगे तो खाना मत खा, गर्मी में अपने आप को गर्मी सहन कर, शरीर पे धूप में तपस्या कर, मेडिटेशन कर, खाना मत खाना। धीरे धीरे तेरा शरीर दुखी होके होके धीरे धीरे जो तूने कर्म किए हैं वो गड़बड़ के वो सारा तेरा शरीर भुग देगा, और फाइनली तेरा शरीर जिस दिन पूरा होगा उस दिन तुझे भी, तेरी आत्मा को भी और तेरी प्रजा को भी मुक्ति मिल जाएगी। इस विधि को जैन धर्म में खास नाम से बुलाया जाता है। इस विधि को कहते हैं संथारा और संलेखना, दो नाम दे रही हूं मैं। संलेखना विधि होती है जब आदमी अपने गलत कर्मों की सजा भुगतने के लिए अपने घर से, परिवार से दूर कहीं जाके जंगलों में तपस्या करते हैं और धीरे धीरे कष्ट सहते हुए अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं। संथारा होती है अपने घर में ही एक कमरे में अपने आप को बंद करके अपने शरीर को कष्ट देना, ताकि आपके बुरे कर्म जो हैं वो ठीक हो जाएं और वो अगले जन्म में आपके पीछे पीछे ना चल के आए। कहते हैं ना भाई पुराने जन्मों का प्रभाव है, तो कहते हैं इसी जन्म में ठीक कर लो। ये विधियां हैं जिसमें एक तरह से भूख से अपने शरीर को दुखी करना होता है, और इस हद तक दुखी करना होता है कि शरीर के सेल मरने लगे, क्योंकि जब आदमी भूखा होगा तो उसके सेल ही तो मरने स्टार्ट होंगे, और एक तरह से तड़प के अपने पुराने कर्मों की सजा को भुगतने का तरीका है ये। तो वो चले जाते हैं श्रवणबेलगोला संलेखना विधि से, एक अपनी बस्ती सी बनाते हैं, एक अपने से कुटिया टाइप, कुछ दिन तो रहेंगे ना, थोड़े आज ही मर जाएंगे, तो कुछ दिन तक वो जिंदा रहते हैं, वहां मेडिटेशन करते हैं और ये सब करते हैं, योगा वगैरह, और फिर तड़पते हैं, परेशान होते हैं, शरीर दुखी होता है, लेकिन खाना बिल्कुल त्याग देते हैं, और धीरे धीरे करके कुछ दिन बाद इनकी वहां डेथ हो जाती है। और जैसे इनकी डेथ होती है, कहते हैं इनके जाने के बाद ही वहां पे स्थितियां सुधरने लगी थी और धीरे धीरे वापस से स्थितियां नॉर्मल होने लग गई। यानी चंद्रगुप्त मौर्य इंडिया का सबसे पहला बड़ा राजा, देखो जरा कैसे इनकी मौत आई है। राज किया बड़े एरिया पर, बड़ा प्रतापी राजा, दुनिया भर की विदेशी किताबों में इनका नाम, लेकिन मौत कैसी आई? भूख से तड़प तड़प के अपने शरीर का इन्होंने अंत किया अपने आप, क्योंकि इनको लग रहा था कि हाँ ये मेरे ही कर्मों की सजा है और मुझे इसी जन्म में भुगत लेनी चाहिए। यानी बुढ़ापे में इन्होंने वो सब नहीं, राजपाट नहीं देखा, बुढ़ापा जो काटा वो जाके जंगल में इस तरह से रह के काटा। जब ये यहाँ से जा रहे थे ना, राजा जाएगा लेकिन प्रजा तो एज इट इज रहेगी ना, तो इन्होंने चाणक्य जो इनके गुरु थे उनको कहा गुरुजी देखो मेरी तो गलती है, मुझे ये भुगतनी पड़ेगी, लेकिन आप यहाँ रहो और मेरा बेटा, इनका एक बेटा था, इनका बेटा बड़ा हो चुका है बिंदुसार, बिंदुसार की भी कहानी सुन लो। ये बिंदुसार क्यों कहलाया? कहते हैं चाणक्य को हर टाइम एक डर रहा करता था कि कोई चंद्रगुप्त मौर्य का मर्डर करेगा। तब बहुत नॉर्मल बात थी राजा से, आज भी देखो ना, कोई किसी से चिढ़ता है तो उसका नुकसान करने की कोशिश करता है। महात्मा बुद्ध बताया था ना, चचेरे भाई ने ही 3 बार मारने का प्रयास किया, ये भी तो इंसान है, चिढ़ने वाले होंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसको कोई भी मार ना दे, ये डर था चाणक्य के मन में। इसीलिए चाणक्य ने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य के खाने में ना रोज थोड़ा थोड़ा जहर मिलाना स्टार्ट किया। वो जहर इतना कम था कि चंद्रगुप्त मौर्य के शरीर पे असर नहीं होगा। 1 दिन 2 दिन, साल 2 साल लगातार जहर
खिलाते गए, वो पता नहीं चला, बॉडी ने रिएक्शन नहीं दिया। फिर धीरे-धीरे उसकी क्वांटिटी बढ़ाते गए, जैसे जितना पहले देते थे ना उससे डबल कर दिया, फिर उससे ट्रिपल कर दिया, ऐसे बढ़ाते फाइनली इतना जहर मिलाने लग गए कि वो उसके शरीर पे काम नहीं कर रहा, पर बाकी कोई भी अगर एक टुकड़ा खा लेगा ना तो वो जिंदा नहीं रहेगा। ये किस लिए किया कि अगर चंद्रगुप्त मौर्य के भोजन में कोई जहर मिला भी दे तो इसके शरीर पे रिएक्शन ही ना हो, कोई फर्क ही ना पड़े। ये बात सिर्फ चाणक्य जानते थे, चंद्रगुप्त मौर्य को भी नहीं पता थी, ना बाकी किसी आदमी को पता, सिर्फ चाणक्य को पता थी। चाणक्य ने देखो कैसे सहेजा है इस देश के राजा को कि कहीं कोई उसको मार दे और राजपाट सब कुछ खत्म हो जाए। खुद राजा नहीं है, ना राजा बनने का लालच, लेकिन भारत के लिए इनके दिमाग में कितनी बड़ी प्लानिंग्स थी। चंद्रगुप्त मौर्य खुद भी नहीं जानते थे। इनकी पत्नी एक दिन जैसे खाना खा रहे थे तो राजा जो थे अपना पूरा राजसी वस्त्र पहन के हमेशा तलवार वलवार रखते थे, बैठ के भोजन ग्रहण कर रहे थे, उसी टाइम इनकी पत्नी आ जाती है। तो इनकी पत्नी जब आती है तो उस टाइम पे ना इनकी पत्नी जो थी इनके गर्भ में इनकी अगली पीढ़ी जो ये बिंदुसार है ये माँ के गर्भ में था, तो ये भी पता ही नहीं था कि बच्चे का जन्म होगा, बेटा होगा या बेटी। तो बैठ जाती है वहाँ, खाना अच्छा था तो राजा ने कहा तुम भी खा लो। तो कहते हैं उसने जैसे ही वो टुकड़ा तोड़ के मुंह में डाला, वो मुंह में डाल रही थी टुकड़ा, तभी एकदम से चाणक्य वहाँ आ गए। उसने मुंह में डाल लिया था टुकड़ा, चबा भी लिया था। तो वो चाणक्य ने जैसे ही देखा कि रानी ने तो ये भोजन खा लिया जिसमें कि जहर है, अब ये सिर्फ चाणक्य जानते हैं कि इसमें जहर है, तो चाणक्य को लगा कि जितना इंपॉर्टेंट चंद्रगुप्त मौर्य है इतना इंपॉर्टेंट इसकी संतान भी तो है, क्योंकि राजा को कोई मार देगा तो अगली पीढ़ी तो होनी चाहिए ना काम को बढ़ाने के लिए। तुरंत से चाणक्य ने एकदम से उठ के जैसे उसके पास देखा कि खा लिया टुकड़ा, भाग के गए, राजा की तलवार निकाली, एक्सपेक्टेड नहीं था कि क्या करेंगे, तलवार निकाल के तुरंत से कहते हैं इसका धड़ अलग कर दिया रानी का सिर से, और फिर उसका जो शरीर था इसको चीर के उस बच्चे को निकाल लिया। ये एक कहानी है बौद्ध ग्रंथों की, और उस बच्चे का नाम दिया, कहते हैं जब तक उस बच्चे को निकाला ना तब तक उस बच्चे के माथे तक, जैसे माँ ने कुछ खाया तो वो गर्भ में चला जाएगा ना, तो कहते हैं माथे तक वो नीली बिंदु जहर की पहुंच चुकी थी, इसलिए बिंदुसार के माथे पे नीला निशान था। जहर नीले रंग, शरीर नीला पड़ जाता है अगर जहर चला जाए, तो वो नीले रंग की बिंदु थी बिंदुसार के माथे पे। एक कहानी। दूसरी, जैन और बौद्ध ग्रंथों में लिखी है कहानियां। एक कहता है कि जब रानी ने जैसे वो टुकड़ा खाया तुरंत से चाणक्य वहां आया और उसने देखा कि रानी ने टुकड़ा खा लिया, तो तुरंत से उसने रानी का, जैसे रानी को एकदम से वार किया तो कहते हैं पेट चीर दिया और वो बच्चा बाहर निकाल लिया। तो बच्चा बाहर निकाला, अभी बच्चे के जन्म में कुछ दिन बाकी थे, तो उसको माँ का जो है वो जो गर्माहट होती है ना माँ के गर्भ में, वो बच्चे के लिए जरूरी होती है। बहुत यंग एज में अगर बच्चे का जन्म हो जाए तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो कहते हैं कि अब उस रानी के गर्भ से उस बच्चे को निकाल लिया, लेकिन अभी बच्चा जो है सांस लेने में तकलीफ है, तो एक उन्होंने एक ट्रेंड बना दिया, 7 दिन चला ये तरीका, रोज एक बकरी के पेट को चीरते, मारते नहीं बकरी को, जिंदा रखते, लेकिन पेट को चीर देते एक लेयर को, और उसमें उस बच्चे को रख देते, और उस बच्चे को गर्माहट मिलती रहती बकरी से, बकरी के खून से। और 7 दिन बाद जब वो बच्चा ठीक, रोज बकरी चीरते, एक ही बकरी नहीं थी, रोज चीरते, वो बकरी दिन भर तड़पती जैसे भी होता, उस बच्चे को सेफ रखते, और उसके बाद 7 दिन तक ऐसा किया। 8वें दिन कहते हैं बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होनी बंद हो गई, तो 7 दिन तक बकरी के खून से भी गर्माहट लेके बिंदुसार का जन्म पॉसिबल हुआ था। बिंदु और सार का मतलब यही होता है कि बकरी का खून, तो एक बिंदु तो माथे तक पहुंची थी, नीले रंग का निशान था, एक बिंदुसार इसलिए कहलाया, और एक रक्त जो था खून, वो बकरी का भी कहीं ना कहीं अंश था उसमें, इसलिए उसका नाम पड़ा बिंदुसार। सार मतलब होता है बकरी। तो ये कहानियां हैं बिंदुसार के जन्म की। अब बिंदुसार बड़ा हो चुका था, बिंदुसार का पालन पोषण बढ़िया हुआ, लेकिन माँ तो बचपन में ही चल बसी थी, और कहीं ना कहीं उसमें एक बड़ा कारण जो थे वो चाणक्य थे। अगर चाणक्य वो ना करते तो बिंदुसार मरता, एक को तो मरना था, अगर माँ को बचा भी लेते तो बिंदुसार को मरना था, तो बिंदुसार को बचाना ज्यादा जरूरी लगा चाणक्य को, इसलिए उन्होंने इनकी माँ का मर्डर कर दिया उस टाइम पर। तो बिंदुसार को छोड़ के, राजपाट छोड़ के सारा चंद्रगुप्त मौर्य चल पड़े। अब बिंदुसार ना बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बहुत बड़ा, इसका नाम है जगह जगह। जो एक चीज बहुत ध्यान से सुनो सभी लोग, जो जिनके बारे में पढ़ा रही हो ना, इस पूरे वंश ने या तो जैन धर्म को आगे बढ़ाया है या बौद्ध धर्म को। और आप अच्छी तरह जानते हो जैन और बौद्ध तब आए थे जब वैदिक काल में गड़बड़ियां स्टार्ट हुई थी, और वैदिक काल को मानते हैं हिंदू कि भाई हमारा मेन काल था, यानी एक कम्युनिटी है ब्राह्मण जो सबसे इंपॉर्टेंट मानती है वैदिक काल को। तो ये कॉमन सेंस लगाओ कि ब्राह्मण उस टाइम में जैन और बौद्ध से चिढ़ते होंगे, भाई अपने आप को जो बेहतर कहेगा दूसरे से अपने आप चिढ़ेगा ना वो। तो जैन और बौद्ध के जो ग्रंथ लिखे गए ना, उनमें तो इन राजाओं को दिखाया गया नंबर 1, क्योंकि उस राजा ने उनको पैसा दिया, उनकी बढ़ोतरी के लिए काम किया। अब इसी का बेटा तो आएगा अशोक आगे, जिसने 84,000 स्तूप बनवाए। लेकिन ब्राह्मण जो कि इन धर्मों को पसंद नहीं करते थे, उन ग्रंथों ने लिखा ये कुलहीन थे, ये डिग्रेडेड थे, इनका कोई लेवल नहीं था, इनके माँ बाप का भी पता नहीं था, ये वृषल थे, ये बिल्कुल नीचे स्तर से बिलोंग करते थे। कारण समझ में आ गया होगा, जिसकी बड़ाई बौद्ध जैन करेंगे उसकी बड़ाई कभी भी ब्राह्मण नहीं करेंगे, और जिसकी बड़ाई ब्राह्मण करेंगे उसकी बड़ाई कभी भी बौद्ध और जैन नहीं करेंगे। इसीलिए हमारी पुराण है ना, पुराण जो 18 पुराण लिखी गई हैं, इनमें चंद्रगुप्त मौर्य को कुलहीन कहा गया है कि किसी कुल का नहीं है, बड़े का ये वैसे ही कहीं से पकड़ लिया था। लेकिन जैन और बौद्ध कहते हैं नहीं, ये क्षत्रियों का बेटा था। तो ये देख लो कि अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए हर कम्युनिटी अपने हिसाब से किताबें भी लिख देती है। विदेशियों ने कहा ना ये कुलहीन था, ना ये कोई बहुत बड़े कुल का था, ये नॉर्मल आदमी था। तो विदेशी जब नॉर्मल जज कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं, ब्राह्मण कह रहे हैं कि ये बहुत नीचे स्तर का था, इसको कुछ आता नहीं था, ये चाणक्य ने वैसे ही उठा लिया, और जिस धर्म को इन्होंने बढ़ावा दिया कह रहे हैं बहुत बड़ा आदमी था। तो बिंदुसार की कहानियां जैन और बौद्ध की हैं जो मैंने आपको सुना दी। अब क्या हुआ, मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य तो चैप्टर क्लोज, वो तो चले गए। बिंदुसार को छोड़ के यहाँ पर अब बिंदुसार के लिए जैन और बौद्ध लिखेंगे, बहुत बड़ा आदमी है, तो इनके नाम लिखे गए हैं। किसी ने सिंहसेन कहा, किसी ने भद्रसार कहा, भद्रसाल, किसी ने कहा अमित्र चेटस, यानी शत्रुओं का नाश करने वाला। तो इस तरह के कई नाम बिंदुसार को लेकर प्रचलित है। बिंदुसार ने के टाइम में ना, जैसे इसको प्रॉपर्टी तो बनी बनाई मिल ही गई, भारत का बड़ा राजा बन गया ये। इसके टाइम में इसने 2 राजाओं के साथ संपर्क, इसका एग्जाम में आता है। एक राजा थे सीरिया के, सीरिया,
और एक राजा थे मिस्र के, मिस्र मतलब इजिप्ट। सीरिया के राजा एंटीयोकस नाम था उनका, एंटीयोकस। इसने एंटीयोकस को मैसेज दिया, एंटीयोकस इसको मैसेज दिया कि भाई मैं ना आपसे 3 चीजें मांगता हूं, आप 3 चीजें भिजवा देना। तो एंटीयोकस के पास इसने क्या मैसेज दिया? पहली चीज, मेरे यहाँ पर सूखी अंजीर नहीं मिलती, सूखी अंजीर ये भिजवा दो बहुत सारी, यानी ड्राई फ्रूट। दूसरा इसने कहा कि मुझे ना मीठी शराब भिजवा देना, मीठी शराब जो अंगूर से बनती है, कोई खास शराब बनती होगी उस टाइम में, जैसे हमारा सोमरस था, नौवे मंडल में था ना वैदिक काल में, ऊंचवंत पर्वत से लाके बनाते थे, ऐसे कोई मीठी शराब थी। तो एंटीयोकस को बोला सीरिया के राजा को कि ये मीठी शराब मेरे यहाँ भिजवा देना। तीसरा इसने कहा हमारे राज्य में ना कोई पढ़ा लिखा दार्शनिक नहीं है, कोई बहुत समझदार टाइप का आदमी, तो वो भिजवा देना एक। जैसे पहले देखो मेगास्थनीस आया था, आपको याद होगा, इंडिका किताब लिखी थी। तो ये 3 चीजें मांगी हैं, पेपर में चौथी चीज आएगी, कहीं कौन सी नहीं मांगी थी। तो चारों 3 चीजें याद रखना, मीठी शराब, सूखी अंजीर और दार्शनिक। अब इस एंटीयोकस को पता था भाई ये बहुत बड़ा राजा है, इसके पिताजी और इनका प्रधानमंत्री नामी गिरामी आदमी हो चुके थे। ये सोचो ना, इनके लिए तो लिखा है ये एंड्रोकोट्स थे, ये सेंड्रोकोट्स थे, तो इनका तो दबदबा था। अब सीरिया के राजा तक जैसे ही मैसेज पहुंचा, सीरिया का राजा तुरंत तैयार, हाँ जी भिजवा देंगे सूखी अंजीर और मीठी शराब में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दार्शनिक तो जी हमारे यहाँ दास तो नहीं है, जबरदस्ती में किसी को भेज नहीं सकता, कोई आएगा तो मैं जरूर भेज दूंगा। यानी 3 में से 2 चीजें देने को तैयार हो गया सीरिया का राजा एंटीयोकस। बाद में कहते हैं दार्शनिक भी आ गया था, और दार्शनिक जो अपनी मर्जी से आया था उसका नाम था डायमेकस। ये पेपर में आएंगे नाम, इसलिए बता रही हूँ, नोट्स बाद में बना लेना, अभी सिर्फ सुन लो। एंटीयोकस एक राजा है और इस सीरिया का राजा है, इसके सामने 3 बातें कही हैं, भाई सूखी अंजीर भेज दे, मीठी शराब भेज दे और दार्शनिक भेज दे। 2 के लिए राजी हो गया दार्शनिक, इसने कहा अपनी मर्जी से आएगा आ जाएगा। और फिर कौन आ गया? डायमेकस। जो मिस्र का राजा है, इसके टाइम में टोलेमी सेकंड, फिलाडेल्फस नाम है इसका, टोलेमी सेकंड, इसके टाइम में भी एक आदमी डायोनिसियस करके एक आदमी आया था। तो 2 आदमी आए हैं किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में, दोनों बाहर से। जैसे मेगास्थनीस आया था जिसने इंडिका किताब लिखी, ऐसे ही ये 2 आदमी बिंदुसार के दरबार में आए। खूब प्रॉपर्टी है, बड़ी प्रॉपर्टी है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन फिर किसी ने चुगली कर दी, इसके कान भर दिए बिंदुसार के कि चाणक्य जो है ना, इसने तुम्हारी माँ का मर्डर किया था। इसको नहीं पता थी ये बात, पुरानी बात, ये तो दबा दी गई थी। भाई चाणक्य ने मर्डर किया, किसी को पता थोड़ी चला था, कुछ एक को पता था जो नौकर चाकर वहां प्रेजेंट थे। तो ऐसे ही एक आदमी ने चिढ़ते हुए चाणक्य की बुराई कर दी, बिंदुसार के कान में भर दिए, और बिंदुसार के मन में चाणक्य के प्रति नेगेटिव फीलिंग आ गई कि इसने मेरी माँ का मर्डर किया। कारण नहीं पता इसको, बस ये कि इसने मेरी माँ का मर्डर किया। धीरे धीरे चाणक्य की बेइज्जती करने लगा जगह जगह, राजमहल में कोई बातचीत होती तब। तो चाणक्य समझदार आदमी, चाणक्य कोई आज के थोड़ी है, चाणक्य ने इसके पिता को पाल पोस के लायक बनाया है। आज ये राजा बेशक होगा, लेकिन इसके पिता का मैंने पुरानी हिस्ट्री तुम्हें बताई, कुछ भी नहीं थे। उस टाइम पे चाणक्य गुरु थे, उस टाइम चाणक्य टीचर थे। तो चाणक्य का एक्सपीरियंस था, वो भाप गए कि बिंदुसार का रवैया मेरे प्रति ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। पूछने की कोशिश की, बताया नहीं। अब ये कैसे कहे कि मुझे पता चल गया? चाणक्य का निग्लेक्शन जो था ना, चाणक्य बहुत इस मामले में ना स्वाभिमानी थे। इन्होंने खुद एक दिन कहा कि बेटा तुम्हारे पिताजी ने मुझे जिम्मेदारी दी थी कि वो जा रहे थे कि मैं संभालूं, लेकिन मुझे लगता है अब तुम लायक हो गए और बस मैंने राजपाट जो है मैं और मदद नहीं कर पाऊंगा। चाणक्य चले गए और जंगल में ही वहीं जाके कहीं कुटिया बना के रहने लगे। बहुत लेटर स्टेज में, कुछ महीने साल बीतने के बाद, बिंदुसार को बताया गया, किसी महिला ने बताया जो वहां प्रेजेंट थी, कि जो राजा तुम्हें कान भरे ना, जिस आदमी ने, वो इनका खास आदमी था, प्रधानमंत्री की पोस्ट पर ही था। इसने कहा कि जिसने कान भरे हैं, मैं आपको बता दूं, अगर आपकी माँ की हत्या ना करते ना चाणक्य, तो आप आज जिंदा ना होते। तो जब राजा ने ये सुना तो उसको दुख हुआ कि मुझे बचाने के लिए इन्होंने मेरी माँ को मारा, यानी इनके लिए मैं कितना कीमती था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, पछतावा हुआ, वापस भेजे आदमी जंगल में कि जाओ बुला के लेके आओ। लेकिन चाणक्य नहीं आए, ये खुद भी गए। चाणक्य ने कहा बेटा बस अब मेरी उम्र हो गई और अब तो मैं ये मान लो कि एक संन्यास आश्रम में आ गया हूँ, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा और तुम समझदार हो, बढ़िया तरीके से अपना काम संभाल लेना। चला गया, लेकिन इसने डिसीजन लिया कि मैं सारी केयर करूंगा, क्योंकि वो वही गुरु है जिसने मेरे पिताजी को कहां से उठा के क्या बना दिया। पूरी केयर करने के चक्कर में 2-4 नौकर लगा दिए, खाना पीना। लेकिन कहते हैं भाग्य में जो लिखा है वो तो भुगतना पड़ेगा। चाणक्य को अपनी लाइफ के लास्ट स्टेज में पैरालिसिस हो गया, शरीर पूरा जो है वो काम करना छोड़ गया और शरीर उठना बंद हो गया। केयर टेकर आते, पूरी केयर करते, लेकिन जब तक अपना शरीर काम नहीं करेगा तब तक लाइफ जीने में दिक्कत बहुत होती है। तो एक दिन रात में, जैसे उस टाइम में कुटिया थी, कुटिया में दिया जला के चले जाते, खाना पीना खिला के सोने की व्यवस्था करके नीचे सोने लग गए थे। ये जैसे नीचे अपनी चटाई वगैरह बिछाते वहीं सोते थे। तो वही आदमी जो चिढ़ता था चाणक्य से पहले, जिसने चुगली की थी, कान भरे थे बिंदुसार के, एक दिन रात में आया, ये सोए हुए थे। अब ये रिएक्शन नहीं दे सकते ना, ये बोल सकते क्योंकि पैरालाइज्ड हैं, जबान भी नहीं चल पा रही है, पूरा शरीर जो अपने हिसाब से हिल नहीं सकते। अब ये नौकरों के ऊपर डिपेंड है। तो वो आदमी आया और इनके बिल्कुल पास जो दिया जल रहा था ना, उसको जानबूझ के लुढ़का दिया इनके कपड़ों के पास, और वो दिया जो था वो आग पकड़ गया, कपड़ा, और फिर कहते हैं ये जिंदा जल के इनकी डेथ हुई थी। इतनी भयानक दर्दनाक मौत थी इतने बड़े टीचर की, चाणक्य की, और इसमें कहीं ना कहीं योगदान एक घटिया आदमी ने दिया था। खैर ये चल बसे, लेकिन इन्होंने बहुत बड़े भारत का सपना जो देखा था उसको पूरा करके इनका अंत हुआ। बिंदुसार बड़ा राजा बनता चला गया और बहुत सारी प्रॉपर्टी का मालिक है, दुनिया भर का टैक्स आता है, कोई चिंता है नहीं। बिंदुसार ने बहुत सारी, उस टाइम वैवाहिक संबंध एक बहुत बड़ा तरीका था कि भाई अपने आसपास के लोगों को राजाओं के ऊपर दबदबा बनाने का। तो इसने वैवाहिक संबंध बनाए, बहुत सारी शादियां की, जिनमें एक किस्सा इंपॉर्टेंट है जो मैं सुना देती हूँ। कहते हैं जब बड़ा राजा बन गया तो एक कोई ब्राह्मण था, चंपा, चंपा तुम्हें याद होगा, चंपा एक इलाका था, अंग, चंपा, ये छोटे छोटे इलाके थे महाजनपद काल में। तो चंपा में कोई ब्राह्मण था, कहीं कहीं लिखा चंपा की राजकुमारी, कहीं लिखा ब्राह्मण की बेटी थी। तो वो ब्राह्मण अपनी बेटी को लेकर आया राजमहल में और बहुत सुंदर थी ये। तो जब ये लाया तो उस टाइम पे क्या था कि भाई राजा जो है इसकी शादी के लिए तो धन दे दे, जैसे विवाह ही कर ले, इस तरह की सोच थी लोगों की। तो जब अपनी बेटी को लाया तो राजा थे नहीं, तो रानियों ने कहा कि ठीक है यहाँ छोड़ जाओ और इसके लायक कोई काम होगा तो हम इसको रख लेंगे। तो वो लड़की बहुत सुंदर थी, उसकी सुंदरता से देख के वो रानियां जलने लगी और उन्हें लगा कि कहीं बिंदुसार इससे शादी करके और इसको ही पटरानी बना ले। पटरानी मतलब था जिसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा होगी। तो 100 के आसपास शादियां की थी
बिंदुसार ने। सभी राजा वैवाहिक संबंध 100, 150, 200 शादियां नॉर्मल बात थी, 500 तक के भी उदाहरण लिखे हैं, 1200, 1600 के भी उदाहरण लिखे हैं हिस्ट्री में। तो बिंदुसार ने जब जैसे भी आया, कहीं बाहर आक्रमण पे गया हुआ था, तब तक वो जो औरतें थी ना बाकी इसके राजमहल की, उन सबने प्लानिंग की कि इस लड़की को जो है हम ऐसा दिखने ही ना दें कि ये शादी के लायक है, तो इसको एक कोई इस तरह का काम दे दें जो नीची जाति के लोग करते थे उस टाइम पर। तो इन्होंने इसको काम दे दिया कि ये ना हेयर ड्रेसर बन जाएगी, बाल काटना और बाल जो भी उस टाइम पे बालों की केयर करना टाइप का काम महिलाओं के लिए राजमहल में। तो ये हेयर ड्रेसर के फॉर्म में वहीं पे घूमती थी। तो एक दिन बिंदुसार को फील हुआ कि ये लड़की जो ये हेयर ड्रेसर या रानियों को सजाने का काम करती है, इसकी जो बातचीत है, जो इसका तरीका है, जो खुद को कैरी करने का तरीका है या बॉडी लैंग्वेज है, ये उस कुल की नहीं लगती जो ये काम कर रही है। तो उसने इसको बुलाया और इससे पूछा भाई तुम किसकी बेटी हो, कहां से आई हो? तो बताया कि जी मेरे पिताजी ब्राह्मण हैं और ऐसे ऐसे मैं चंपा के राज्य से आई थी, पिताजी का कामकाज बढ़िया नहीं चल पा रहा था, तो वो जैसे यात्राओं पे रहते थे तो मुझे यहाँ छोड़ गए। तो जैसे ही पता चला ब्राह्मण कन्या है तो उसने इससे शादी कर ली, क्योंकि ब्राह्मणों की इंपॉर्टेंस उस टाइम बहुत ज्यादा थी सोसाइटी में, ब्राह्मण और क्षत्रिय। ये क्षत्रिय कुल इनका तो एक्जैक्टली पता भी नहीं था ना, मैंने बताया कि ब्राह्मण ग्रंथ तो कहते हैं कि इनके कुल का भी नहीं पता था, लेकिन हाँ तब तक ये क्षत्रिय के नाम पे जाने जाते थे। तो जो ये बिंदुसार है इसने शादी कर ली उस ब्राह्मण कन्या से, सुभद्रा उसका नाम था, और उसी से इसके बेटे का जन्म हुआ था जो आगे जाके अशोक कहलाएगा। टिस और अशोक दो बेटे जन्मे थे, दोनों लायक बेटे थे। तो ढेरों सारी शादियों में इसके दो बेटे लायक है, एक का नाम है सुसीम और एक का नाम है अशोक, ये इसके दो बेटे हैं। ठीक है, अब बड़ा बेटा है सुसीम और उस टाइम पे ये ट्रेंड था कि बड़ा बेटा ही राजपाट संभालेगा, छोटे बेटे को राजपाट संभालने का अधिकार नहीं मिलता था, बड़े को कुछ होगा तो नंबर आएगा। अब इन दोनों में टक्कर रहेगी क्योंकि दोनों ताकतवर हैं, दोनों समझदार हैं, दोनों इंटेलेक्चुअल है। तो बिंदुसार ने देखा ज्यादा लायक कौन है, कैसे पता लगाऊं, तो दोनों को अपने दो इलाके सौंप दिए। अशोक को कहा अशोक तू उज्जैनी को संभाल, उज्जैनी इसको संभाल, ये अवंती की राजधानी थी। अवंती जानते हो मगध के नीचे जो था लोहे के जंगल और ये सब सारी चीजें। सुसीम जो था इसको कहा तू तक्षशिला संभाल, ये दो इसकी छोटी राजधानी टाइप थी। इसकी असली राजधानी थी पाटलिपुत्र मगध की, ये पूरे भारत की, लेकिन दो इलाके इंपॉर्टेंट थे, उज्जैनी जो अवंती का हिस्सा था और तक्षशिला जो गांधार का हिस्सा था। तो ये दोनों बेटे भेजे यहाँ संभालो, और फिर संभालने के क्रम में यहाँ ये फाइनल हो गया था, निकल के आया था कि अशोक ज्यादा लायक है, लेकिन राजा इस बात को मानने को तैयार नहीं था। इसका फेवरेट बेटा था सुसीम। वो अशोक की कहानी है, अशोक में पढ़ाऊंगी, अभी सिर्फ बिंदुसार के बारे में बातचीत कर रहे हैं। उम्मीद है ये कहानियां तुम्हें समझ में आ रही होंगी, ये कहानियां समझ में आएंगी तो ही तुम लोग चीजों को क्लियर कर पाओगे। चलो अब इनके बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। पहला नाम लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य। सेंड्रो कोर्स कहा है, सेंड्रो मतलब 6 लाख, एंड्रो मतलब 1 लाख। किसने कहा है सेंड्रो कोर्स? ये नोट्स बनाना, स्ट्रेबो ने, स्ट्रेबो, स से सेंड्रो, स से स्ट्रेबो, स्ट्रेबो के साथ और कौन था? जस्टिन। एंड्रो मतलब 1 लाख की सेना रखने वाला राजा, किसने कहा? एरियन ने। ध्यान से देखो ए और ए हैं दोनों में, ये देखो ए और ए, ये स और ये स। 1 लाख की 6, हमें नहीं पता था, ये हमें बताया विलियम जोन्स ने 1793 में। ये विदेशी आदमी है, इसने एशियाटिक सोसाइटी बनाई थी उस टाइम में, अंग्रेजों के टाइम की बात है ये, बंगाल में कलकत्ता में 1784 में। तो इसने पढ़ के कहा कि ये सेंड्रो कोर्स तो इंडिया का चंद्रगुप्त है, ये एंड्रो कोर्स तो इंडिया का चंद्रगुप्त है। 12 साल का अकाल पड़ा, इतना बड़ा राजा, इतना प्रतापी राजा, लेकिन कहते हैं कि भाई किस्मत के सामने थोड़ी किसी की चलती है। 12 साल अकाल पड़ा, सूखा बारिश हुई ही नहीं। भद्रबाहु जैन मुनि आया, जब ढेर लोग बुलाए ना इसने यज्ञ वगैरह के लिए, पूछताछ के लिए क्या करूं, तो भद्रबाहु आए। भद्रबाहु ने कहा तेरे कारण हो रहा है और इसको निजात पानी है, चला जा यहाँ से। कहाँ चला गया? श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला संलेखना विधि से प्राण त्याग दिए, वो भूखे प्यासे रहकर वहां बस्ती बसाई, वहां मेडिटेशन और भूखा रहना, और फाइनली एक्सपायर हो गए। अगर पूछे कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म में विश्वास करते थे, तो जैन धर्म में, क्योंकि जैनियों की ही है संलेखना और संथारा विधि। नेक्स्ट है बिंदुसार राजा बना। बौद्ध प्लस जैन ग्रंथ कहानियां मैंने आपको सुना दी, क्या कहती हैं? एक वो कि माँ की गर्दन काट दी, बच्चे को निकाल लिया, लेकिन उसके माथे तक बिंदु पहुंच गई थी जहर की, और एक वो जिसमें माँ के गर्भ को चीर के बकरी के गर्भ में इसको रखा 7 दिन तक। तो ये बौद्ध और जैन कहानियां हमें बताती हैं, हमने नहीं लिखा ऐसा, ये उनमें लिखा हुआ है। अन्य नाम भी दिए हैं, इस आदमी के कई सारे नाम हैं। इसको सिंहसेन कहा गया, एग्जाम में आ जाएगा, सिंहसेन, सिंह ताकत का प्रतीक है ना, जैन इसकी बड़ाई कर रहे हैं। अमित्र घात, यानी जो अमित्र होता है शत्रु, घात मतलब उसका नुकसान करना, शत्रु का नाश करने वाला, संस्कृत में लिखा गया इसका नाम। अमित्र चेटस, जो वही शत्रुओं का विनाश कर दे, उनको पसंद ना करे, यूनानी ग्रंथों ने लिखा। और भद्रसार लिखा पुराणों ने। हमारी पुराण इसकी बड़ाई नहीं करेंगी उतनी जितनी की करेंगे जैन और बौद्ध धर्म, क्योंकि उन्हीं के ऊपर ज्यादा काम है। तो हमारी पुराणों में इसको कहा गया है भद्रसार, एग्जाम में आ जाएगा। भद्रसार कौन था? भद्रबाहु एक जैन मुनि है, भद्रसार हमने नाम दिया है अपनी पुराणों में, किसको? बिंदुसार को। ठीक है, नेक्स्ट देखो, चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री कौन था? पीएम मतलब उस टाइम का प्रधानमंत्री, ये था चाणक्य, जिसने अखंड भारत बना दिया, उसी का सपना था। बिंदुसार का पीएम था खल्लाटक, नाम देखो खल्लाटक, ये इसका पीएम था। और अशोक का पीएम था राधागुप्त। राधागुप्त की कहानी कल पूरी सुनाऊंगी, अशोक की भी। अशोक को मैंने आज इंट्रोड्यूस नहीं किया ज्यादा, सिर्फ इसके जन्म तक की घटना बताई है। बिंदुसार के समय तक्षशिला विद्रोह हुआ था, जब ये राजा था ना, तो 2 विद्रोह हुए थे, एक तक्षशिला में 2 बार, और इसके दोनों बेटों ने संभाले थे, पहले अशोक ने फिर सुसीम ने। 2 योग्य बेटे थे, सुसीम और अशोक। सुसीम तक्षशिला का राज्यपाल बना रखा था इसने, राजधानी इसकी क्षेत्रीय, और अशोक को उज्जैनी का, उज्जैनी किसका पार्ट है? अवंती का राज्यपाल। 2 राजधानियां थी, एक में तो खुद बैठा था मेन में, 2 क्षेत्रीय राजधानियों में, एक में बड़ा बेटा सुसीम भेज दिया तक्षशिला में, और एक में उज्जैनी में भेज दिया अपना छोटा बेटा अशोक। इसका फेवरेट था सुसीम, अशोक इसको ज्यादा पसंद नहीं था, लेकिन अशोक ही राजा बनेगा। बिंदुसार ने सीरिया के राजा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंटीयोकस से 3 चीजें मांगी। क्या क्या? सूखी अंजीर भिजवा दो, मीठी शराब भिजवा दो, दार्शनिक भिजवा दो। वो क्या बोला? दार्शनिक की है मर्जी, मैं कह दूंगा आएगा आ जाएगा, मैं जबरदस्ती नहीं भेज सकता। हाँ, ये 2 चीजें भिजवा सकता हूँ, सूखी अंजीर ड्राई फ्रूट
और मीठी शराब। सेल्यूकस निकेटर के टाइम में कौन आया था हमारे यहाँ? मेगास्थनीज। याद होगा ना, इंडिका किताब लिखी, कब आया था ये आया था 304 ईसा पूर्व में, और फिर ये चला गया था 299 ईसा पूर्व, यानी 5 साल यहाँ रहा था, 5-6 साल। इसी दौरान इसने इंडिका लिखी, इंडिका जिसमें हमारी पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा लिखा है। इंडिया पर लिखी पहली विदेशी किताब है इंडिका। किसने लिखी है? मेगास्थनीज ने। किसका आदमी था ये? सेल्यूकस का। सेल्यूकस किसका आदमी था? सिकंदर महान का। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सीरिया के राजा अभी जो पढ़ा था एंटीयोकस ने किसको भेजा? डायमेकस को। एंटीयोकस डायमेकस। और मिस्र के राजा टोलेमी सेकंड फिलाडेल्फस, ये नोट्स में जरूर लिखना, टोलेमी सेकंड फिलाडेल्फस, इन्होंने भेजा है डायोनीसियस को। एक जैसे लगेंगे ये देखने में, ये एक जैसे लगेंगे, डायमेकस और डायोनीसियस। पहले वाले का आसान नाम है डायमेकस, सेम लगेगा राजा जैसा, लेकिन ये देखो टोलेमी सेकंड फिलाडेल्फस, जैसे फिलाडेल्फस लंबा नाम है ऐसे डायोनीसियस भी लंबा चौड़ा नाम है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अर्थशास्त्र किसने लिखी है? चाणक्य ने। इंडिका किसने लिखी? मेगास्थनीज ने। अर्थशास्त्र इकट्ठी नहीं, मैंने कल बताया था ना शायद, 12वीं शताब्दी में गायब हो गई, बाद में एक आदमी ने मैसूर के संग्रहालय में इकट्ठी की। किसने इकट्ठी की है? आर क्षमा शास्त्री ने। ये कोई नहीं बताता, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब ऐसे क्वेश्चंस बना करेंगे क्योंकि पेपर टफ बना करेंगे ना आगे आगे। आर क्षमा शास्त्री एक बहुत बड़ा स्कॉलर था संस्कृत का, इसने मैसूर यूनिवर्सिटी में ढेर में से निकाली वो किताब के पन्ने और फिर इकट्ठी की, ये है अर्थशास्त्र। तो बहुत पहले किसने लिखा? चाणक्य। इकट्ठा किसने किया? आर क्षमा शास्त्री ने। 1905 में काम करना शुरू किया, 9 तक करता रहा। इंडिका को संकलित किया श्वानवेग। इंडिका किसकी? जो पहला विदेशी मेगास्थनीज लिख के गया। इस मेगास्थनीज की किताब को बाद में श्वानवेग ने इकट्ठा किया। ये भी फट गई थी, गायब हो गई थी, फिर इकट्ठी की श्वानवेग ने। तो दो इंपॉर्टेंट आदमी हैं, एक का नाम है आर मतलब रुद्र पटना क्षमा शास्त्री, दोनों के नाम श से हैं, एक क्षमा शास्त्री एक श्वानवेग है। श्वानवेग ने इंडिका, क्षमा शास्त्री ने अर्थशास्त्र। राइटर दोनों के अलग है, इकट्ठे करने वाले दोनों के अलग हैं। नेक्स्ट है मैकिंडल ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। ये जो इंडिका है ना श्वानवेग वाली, इसको मैकिंडल ने ट्रांसलेट किया। पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा लिखा था, तो पोलीब्रोथा का मतलब क्या हुआ? पाटलिपुत्र। ठीक है, आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। कल वाली क्लास के वो नोट्स जो मुझे कराने थे वो आज भी टाइम नहीं है, 9:15 बजे तक मेरी क्लास डेली चला करेगी। 5 पेजेस हैं, वो कल की क्लास में करा दूंगी। कल आती पहले जो कल पढ़ाया था ना, आज वाला तो आज ही रिवाइज करा दिया, कल वाले की रिवीजन का टाइम मुझे नहीं मिला था, मैं कल आती पहले उसको रिवाइज कराऊंगी, फिर हम अशोक की बातचीत करेंगे। ठीक है, तो 2 बड़े राजा हमने पढ़ लिए, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार, दोनों को किताबों से पढ़ लेना, और आज जो कराया है इसको नोट्स के फॉर्म में लिख भी लेना। फिर जो कल कराऊंगी वो 2 नोट्स हो जाएंगे, अशोक वाले भी और चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास के भी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अब आपकी क्लास 9:30 बजे है परिमल सर की। ये 10-15 मिनट का थोड़ा गैप इसलिए दे रहे हैं ताकि बच्चों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कि हमारी आंखों में दर्द होने लग गया, आंखों से पानी आने लग गया, फोन पे पढ़ना मुश्किल होता है, ये हमें भी पता है। तो 10 मिनट का ब्रेक मान लो, इस टाइम पे अपना पानी वानी पी लेना, थोड़ा फ्रेश हो जाना, और थोड़ा सा अपने आंखों में बेशक ठंडे पानी के छींटे मार लिया करो, उससे आंखें दर्द नहीं करेंगी। ठीक है, चलिए परिमल सर आएंगे 9:30 बजे। आज के लिए इतना ही, थैंक